IFRS 15 talks about revenue from contracts with customer. Revenue from contracts with customer. Income arising in the course of an entity's ordinary business. अगर कंपनी है एक, उसका मेन काम है एग्जाम्पल मोबाइल फोन बेचना, अगर उसने मोबाइल फोन सेल कर कर कुछ रेवेन्यू कमाया तो वो कहलाएगा उसका कोर बिजनेस एक्टिविटी से सेल आना, कोर बिजनेस एक्टिविटी से रेवेन्यू आना। और ये रेवेन्यू, इस इनकम को हम IFRS 15 के अंडर बोलेंगे कि हाँ स्कोप के अंडर फॉल करते हैं। एग्जाम्पल, वही एक कंपनी है जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है, सारा रेवेन्यू मोबाइल फोन से आता है। इसके अलावा मान लेते हैं उस कंपनी के पास एक एक्स्ट्रा वेयर हाउस है और उसको उसने रेंट पर चढ़ा दिया और उसको रेंट की इनकम मिल रही है। इनकम है पर ये अदर इनकम कहलाएंगे, IFRS 15 का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस एक्टिविटी, कोर बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट टू कलेक्ट रेंट्स। ये मेरा कोई थम्स अप, आ भी क्लियर? हर एक इनकम जो उनकी कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ वही IFRS 15 के स्कोप में फॉल करेगी। वहीं पर मान लेते हैं, अच्छे से तो नहीं पता पर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई एक फ्रेंचाइजी है, एग्जाम्पल जैसे ओयो है होटल चेन, वैसे ही एक जोलो है, वो पीजी देता है। ठीक है, क्या करता है, रूम रेंट पर देता है, ओके, और रेंट कलेक्ट करता है। अब उस जोलो का मेन काम ही क्या है? रेंट कलेक्ट करना। तो रेंट की इनकम उसके लिए कोर बिजनेस एक्टिविटी है, पर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके लिए साइड बिजनेस है। करेक्ट? तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोर बिजनेस एक्टिविटी ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी से हो, आई वुड से मेन बिजनेस से, मेन बिजनेस एक्टिविटी से अगर इनकम आ रही है तो वो रेवेन्यू में फॉल करेगी। क्लियर होता है हमें? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कोई सेल ऑफ गुड्स हो रही है, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज हो रही है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन असेट। एग्जाम्पल, आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं और वहीं पर आपने एक बोला ठीक है 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, मैं बना के देता हूँ। आपको 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, मैं बना के देता हूँ। आप रियल एस्टेट एजेंट हो, आप एक कंस्ट्रक्टर हो, ओके, कॉन्ट्रैक्टर हो एक तरीके से। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया असेट को बिल्ड करने का, तो वो भी IFRS 15 में फॉल करेगा। उससे अगर कोई रेवेन्यू आ रहा है सो वो भी IFRS 15 में फॉल करेगा। गुड्स और सर्विसेज तो समझ आता है, पर अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है और उसकी सर्विस दे रहे हैं तो वो भी आपके IFRS 15 में फॉल करेगी इनकम। एनीबडी, एनी डाउट विद एग्जांपल? समझ आता है? सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन असेट। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन? आर वी गुड? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है 10 फ्लोर की, ठीक है, और ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन पीरियड कुछ ऐसा मटेरियल उसके पास स्क्रैप में बच गया है जो कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड उसने उसको स्क्रैप में सेल कर दिया है, ठीक है। तो स्टिल ही रिकॉग्नाइज दैट इनकम? स्क्रैप को स्केल कर कर जो इनकम आई है वो अदर इनकम की तरह रिकॉर्ड होगी, क्योंकि उसका मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है सेल आउट करना। ठीक है, ठीक है मैम। है ना? ओके, अब उनकी मर्जी है वो अदर इनकम की तरह दिखाए या फिर उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस था उसको नेट कर कर दिखाए, उनकी मर्जी है। ठीक है, ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एक सेलर हो, ओके, एग्जाम्पल एंटिटी ए, आपकी एक एंटिटी ए है, वहीं पर दूसरी पार्टी के पास है, दूसरी पार्टी है एंटिटी बी। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एंटिटी ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया एंटिटी बी से और यहां पर इन्होंने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस टू डिलीवर एग्जाम्पल 100 बॉक्सेस ऑफ शूज और 100 पेयर ऑफ शूज, ओके, कुछ भी मान लीजिए।
रिटर्न में एंटिटी बी ने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस टू पे कंसिडरेशन, बदले में पैसे देंगे, कंसिडरेशन, एग्जाम्पल $10,000, एग्जाम्पल $10,000। मान लेते हैं एंटिटी ए ने प्रॉमिस किया एंटिटी बी को कि हम 100 बॉक्सेस ऑफ शूज को आपको डिलीवर कर देंगे, और वहीं पर एंटिटी बी ने प्रॉमिस किया ठीक है हम आपको पेमेंट कर देंगे $10,000 का। ओके, एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में डू यू अग्री कि सेलर एंटिटी ए सेलर एंटिटी है, जबकि एंटिटी बी बायर एंटिटी है। ओके, एंटिटी ए सेलर एंटिटी है, एंटिटी बी बायर एंटिटी है। बात समझते हैं। एंटिटी ए के पास में ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर गुड्स, टू डिलीवर गुड्स। वहीं पर एंटिटी बी के पास में राइट है, राइट टू रिसीव गुड्स। अच्छा, हम मानते हैं सेलर की ऑब्लिगेशन है कि उसको अपने प्रॉमिस को फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है बाय द गिवन डेट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। वहीं पर एंटिटी बी को इस पर्टिकुलर गुड्स को रिसीव करने का राइट है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंडली, प्लस, क्या आप मानते हैं कि एंटिटी बी हैज राइट टू कलेक्ट कंसिडरेशन, कलेक्ट consideration, whereas the buyer has obligation to pay consideration. Give me a quick thumbs up. Do you agree? Yes or no? Everybody, do you agree? Yes or no? Correct? अब दोनों ही पार्टीज के पास में राइट्स है और ऑब्लिगेशन है, पर हम IFRS 15 पढ़ते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलर। ओके, IFRS 15 अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ सेलर पर, जबकि दोनों के पास ही राइट्स है और ऑब्लिगेशन है। तो हम देखेंगे कि सेलर के पास कौन से ऑब्लिगेशंस है और कौन से राइट्स है। गिव मी अ क्विक थम्स अप। अप्लाइज टू सेलर्स बुक्स। IFRS 15 पढ़ा जाएगा सेलर के पर्सपेक्टिव से, जबकि बायर के पास में भी एक राइट है, एक ऑब्लिगेशन है, पर हम बायर के ऑब्लिगेशन और राइट को देखेंगे अपने रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में। बायर हो सकता है उसे इन्वेंट्री की तरह रिकॉर्ड करे, हो सकता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह रिकॉर्ड करे, हो सकता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह रिकॉर्ड करे। ठीक है, डिपेंड करेगा, बायर की बुक्स में स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे, पर सेलर की बुक में IFRS 15 अप्लाई होगा। IFRS 15 पूरा का पूरा पढ़ा जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलर। ठीक है, दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट।